बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ये सियासत के अंदर और सियासतदानों के जो बड़े बड़े दावे और इनके जो यू टर्न हैं, ये एक लंबी कहानी है। आज मैं आपके सामने जो चीज़ रखने जा रहा हूं, ये वो चीज़ है कि जो अब वो कहते हैं ना कि जो खुद यानी इसमें अपोजिशन की जो पार्टियां हैं वो खुद इसके अंदर फंस गई हैं। और इमरान खान साहब किस तरह जिनको अनाड़ी, ना तजर्बाकार, नाहल और नालायक कहते थे, उन्हें कौन सी ऐसी चाल चल दी है जिससे अपोजिशन के बड़े बड़े जो सीनियर तजर्बाकार के दावेदार थे, जो खिलाड़ी थे, किस तरह एक जिसको वो अनाड़ी कहते हैं उसने उनको चारों शाने चित कर दिया है और किस तरीके से उनको ऐसा फंसाया है। वन लाइनर यानी अगर मैं बात करूं नाजरीन, इस हवाले से दो चीज़ें बड़ी अहम हैं जो इमरान खान साहब ने की है और सब के जो है बोलती बंद कर रख दी है। वो कौन सी चीज़ें हैं? 26वीं आईनी तरमीम जो है उसके ज़रिए क्या किया गया है कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट इंतखाबात कराने के लिए जो कौमी असम्बली में जो दस्तूर में 26वीं आईनी तरमीम का बिल पेश किया है इमरान खान साहब ने, नंबर 1। दूसरा इसके अंदर है कि जो दोहरी शरीयत के हामिल हैं शहरी, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने की तरमीम शामिल है। अब एक ऐसा कार्ड खेला है इमरान खान साहब ने, एक ऐसा पता खेला है जिसको अनाड़ी ना तजर्बाकार कहते हैं कि बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े तजर्बाकार हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं, बड़े बड़े आईनी माहिर हैं, वो सर पकड़ के बैठ गए हैं कि अब करें और करें क्या। वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। अब दोनों तरफ से वो कहते हैं पंजाबी में, एक के आगे अग तो पीछे कंध। ठीक है, अब मामला ये है कि एक तरफ वो कहते हैं कि मिसालें मुख्तलिफ इस पर दी जा सकती हैं। तो मरियम साहबा ने तो कह दिया था ना बड़े आसानी से कि अब आर या पार जो है होगा। तो मुझे तो वो गाना याद होता है, कभी आर कभी पार। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब ने जो ये स्मार्ट कार्ड खेला और मूव खेली है और इस पर वो काबिल तहसीन है और दाद के मुस्तक हैं, ये आपने फैसला करना। मैं भी मेरी बाइस ओपिनियन भी हो सकती है। कैसे? आप खुद ही फैसला करेंगे कि उनके जो आईनी माहिर हैं, जो बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब हैं और जो अटारनी जनरल हैं और जो सेनेटर जो है बाबर अवान साहब हैं, या दीगर उनके जो आईनी या कानूनी या माहिर हैं, उन्होंने वो कौन सा ऐसा काम कर दिया है कि जिसके बाद अब किसी सूरत जो है अपोजिशन जो है वो मुखालफत करेगी, फिर भी फंस जाएगी, और हमायत करेगी तो फिर इमरान खान साहब की कौमी असम्बली और सेनेट में असम्बली में अंदर अक्सरियत ना होने के बावजूद ये आईनी तरमीमी जो बिल है, जो तरमीम है, वो पास हो जाएगी। और ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ये कोई अब नॉर्मल बात नहीं है। ये तो मैं इसलिए बता दूं कि सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ जो अदम एतमाद हुआ है वो मौजूदा हुकूमत के ही दौर में हुआ है और इसी ही असम्बलियों में, ईवानों में यही अद्दी अक्सरियत जो अब भी मौजूद है कौमी और सेनेट में, असम्बली में और सेनेट में, वो मौजूद थी। और उसके बावजूद चेयरमैन सेनेट जो है उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन की नाकाम होगी। एक तो ये आ गया इवेंट सामने, आपकी मिसाल है। दूसरी एक और आईनी तरमीम के हवाले से, जो एक लेजिस्लेशन के हवाले से एक मिसाल देने जा रहा हूँ कि यही सेनेट की तादाद है अरकान की और यही कौमी असम्बली के अरकान की तादाद है, यही हुकूमत है और यही जनाब PDM और अपोजिशन की जमातें हैं। वो कौन सी ऐसी लेजिस्लेशन है कि कौमी असम्बली और सेनेट में अक्सरियत ना होने के बावजूद, जो कि इमरान खान साहब ने कहा और उनका हम करवाएंगे और अपोजिशन का हम नहीं होने देंगे, वो हो गई। अब पंजाबी में एक मिसाल है कि 100 जुतियाँ भी और 100 गंडे भी, यानी 100 जूते और 100 प्याज। क्योंकि कुछ लोग जो हैं पंजाबी बाज़ दफ़ा समझ नहीं भी आती, कुछ ऐसे लोग हैं वो करते हैं एतराज़, तो इसलिए उनको भी। अब ये मिसाल किस पे फिट आती है ये मुझे नहीं पता, मैं एक जनरली एक बात कर रहा हूँ। 45 जो है उस हवाले से वो बिल क्यों पास हो गया? क्योंकि कौमी एक मामला था, मफाद आमा का मामला था, मुल्क का मफाद था। क्योंकि अगर वो 45 का बिल पास ना होता
तो हमारा नाम ग्रे की बजाय ब्लैक लिस्ट में भी जा सकता था, और यकीनन अपोजिशन यही चाहती होंगी, जारी बात, इसलिए वो मुखालफत कर रही थी। और साथ उन्होंने शर्त रख दी कि हम फाटफ जो बिल है इसके ऊपर हुकूमत का ये पास कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। हुकूमत ने कहा क्या शर्त है? उनका ये नायब की तकरीबन जो बकौल इमरान खान साहब के या उनकी वज़ीर आज़म साहब के या उनके जो मिनिस्टर हैं कि 34 जो टोटल आलमोस्ट जो तरह नायब की वो हैं शिक्के, उसमें से उन्होंने कहा था कि 32 जो शिक्के हैं ना वो ख़त्म कर दी जाए, या वो जिसके अंदर शिक्कें क्या थी कि यानी वो जो तमाम जो सियासी क़यादत के केस है जिससे यानी उन शिक्कों के अगर मानते हैं तो उसमें जरदारी साहब, शरीफ फैमिली या जरदारी की फैमिली है वो, या दीगर जो सियासतदान या पॉलिटिशियन तकरीबन वो सारे बाहर आ जाते, केस उनके ख़त्म हो जाते, तो एक NRO ग्रेटर जो NRO है वो उस पर हो जाता वो, यानी और नायब आलमोस्ट तकरीबन वो ख़त्म हो चुका था, या ना उसको फिर बाद नायब के रखने का फ़ायदा ही कोई नहीं था। तो वो था उनका मुतालबा। हालांकि वो ये भूल गए थे कि जो ग्रेटर NRO की शक्ल ये बननी थी चीज़, लेकिन लेजिस्लेशन की वजह से कवर मिल जाना था, क्योंकि NRO को वैसे तो सुप्रीम कोर्ट कालअदम करार दे चुकी है, लिहाजा उसके ऊपर इस तरह की अगर कोई मूव की जाए तो टेक्निकली या लीगली तो वो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्मे में भी आता है। और अगर किसी लेजिस्लेशन कर लेती तो वो तो फिर बाद में डिसाइड करना था कि ये लेजिस्लेशन को सुप्रीम कोर्ट सेटिसाइड कर सकती है, या ऐसी लेजिस्लेशन कम अज़ कम जिनके ऊपर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे चुकी है कि उसके खिलाफ यानी फैसले के सुप्रीम कोर्ट की किस तरह लेजिस्लेशन की जा सकती थी, वो एक अलग डिबेट है। बहरहाल वो 100 जूते और 100 प्याज वाली मिसाल है कि वो बिल तो फिर पास हो गया, तरमीम भी नहीं हुई। तो इसमें अब कौन सा ऐसा मसला है कि ये 26वीं जो तरमीम आईनी है वो पास क्यों नहीं होगी? वो भी पास होगी, क्योंकि ये भी कौमी अहमियत का और मफाद आमा का मामला है और मुल्की मफाद का मामला है। वो कैसे? वो इसलिए कि जो और ख़ास तौर पे इसमें दो जो चीज़ें हैं ना, दो पहलू हैं। एक तो वो है कि जो जब सेनेट के इलेक्शन में अदम एतमाद की जो सारी चीज़ें जो अंदर और बाहर जो खड़े थे लोग 19-20 हो गई और फिर किस तरह होगा। अब मामला ये है कि मरियम साहिबा, पीपल्स पार्टी और नून लीग ये कहते रहे हैं बरमला कि जनाब ये जो है ना ओपन होनी चाहिए, शो ऑफ हैंड के जरिए होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए। और इस हवाले से जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, जो बारी बारी वाला जो सिस्टम था जिसको मैं हमेशा चार्टर ऑफ डाकूक्रेसी कहता हूँ, बेसिकली जो आप डाकुओं ने आपस में मिलके कि कहा कि एक बारी आप ले लें और एक बारी हमें दे दें, हमारे केस आप बंद कर देंगे, हम आपको नहीं छेड़ेंगे, और आपके केस हम बंद कर देंगे। तो लाजा ये था कि तीसरी कुव्वत को ना आए, और इसी वजह से उन्होंने इस तरह का सिस्टम बना लिया, एक पूरा एक जो कार्डलाइजेशन ने कि यानी चेयरमैन नायब है तो वो वही रजीम यानी उस वक्त की हुकूमत और अपोजिशन लीडर जो है वो बनाएंगे, आईनी उनका ओहदा बना दिया गया। फिर इस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो भी वो जो 2 बारियों वाले हैं वो दोनों मिलकर बना देंगे, और ताकि उस हिसाब से इलेक्शन भी उनका लगाया वो बंदा हैंड पिक्ड, और चेयरमैन नायब भी, तो हिसाब भी उनकी मर्जी का हो और इलेक्शन भी उनकी मर्जी का हो। और वो ये समझ रहे थे कि इसके बाद तो जाहिर बात है कोई तीसरी कुव्वत आ ही नहीं सकती, उन्होंने सिस्टम इस तरह का बना लिया। और वो हुआ भी, आपने देखा कि 8 से 13 तक और 13 से 18 तक हुकूमतें किस तरह मतलब स्मूथली उन्होंने फिर चली। अब बीच में आ गई है तीसरी कुव्वत, जिसको मैं कहूँगा वो बीच में एक लोच टाल दिया गया या लोच चला गया। मैं ये नहीं कोई नेगेटिव सेंस में नहीं बात कर रहा है कि जिनके बारे में उनके वहम गुमान में था कि ये कैसे आ गए, कि उनका लगाए हुआ अभी भी चेयरमैन है, उनका लगाया ही चीफ कमिश्नर था, और ये सारे मामला जो हो गए बीच में आ गई। अब इसके ऊपर ना तो ये इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि इमरान खान साहब ने कोई मैच फिक्सिंग कर ली या वो उन इदारों के ज़रिए आ गए, तो इदारे तो इनके मुताबिक थे। जो लास्ट रजीम नवाज शरीफ साहब की थी, उससे पहले जरदारी साहब की थी, तो तमाम इदारे आपके मुताबिक थे। तो अगर कोई मैच फिक्सिंग हो सकती थी तो आपके लगाए हुए लोग थे, तो वो तो आपको तो बेनिफिट दिया जा सकता था, वो तो बात समझ आती है। लेकिन वो इमरान खान साहब का जिससे कोई कौमी असम्बली में, सेनेट में या इस तरह का कोई रोल नहीं था, बंदे उनके लगाए हुए नहीं थे, तो उनको कैसे फेवर मिल सकती थी? लिहाजा वो अपने वोट को जो इज़्ज़त देने वाले हैं, जो कि वोट को इज़्ज़त प्रैक्टिकली नहीं दे रहे, क्योंकि अगर वोट को इज़्ज़त की बात हो तो वोटों की वजह से कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म बने हैं, वोट उस पार्टी को ज़्यादा मिले हैं, वोटों की वजह से ही वो पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत बनी है। तो लिहाजा अगर नून लीग के बयानिए को ले लिया जाए तो फिर उस्मान बुज़दार साहब जो उन वोटों की वजह से जो बने असम्बली के मुंतखब जो चीफ मिनिस्टर हैं, उसी मुंतखब असम्बली के लोगों की वजह से, तो उनको फिर इज़्ज़त देनी चाहिए। उस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान जो है उनको भी इज़्ज़त देनी चाहिए, वोट को उनका एहतराम करना चाहिए।
अब मामला ये है कि अब यहाँ मामला हो क्या रहा है। इन्होंने कहा था कि हम ये करेंगे। सुप्रीम इमरान खान साहब बेशक देखें, उन्होंने तमाम जिस तरह ऑप्शन रखे कि 4 हल्के खुलवाने के लिए, वो तमाम उन्हें दरवाजे खटखटाए जो 13 के इलेक्शन के हवाले से, वो लॉजिकल बात बनती है। उन्होंने पटिशन डाली, ट्रिब्यूनल में गए, इलेक्शन कमीशन में गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, और उसके जब बाद उनको नहीं इंसाफ मिला तो फिर वो लॉन्ग धरना भी साहब को जो भी है कमीशन बना वो उन्होंने फॉर्म, और उसका मतलब उनका मुतालबा ये नहीं था कि इस्तीफ़ा दे, हुकूमत जाए, मैं आ जाऊँ, इलेक्शन कराया जाए ना, वो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना चाहते थे, और जो अगर गलत चीज़ हुई तो उसको एक्सपोज करना चाहते थे। ये उनका पर्पज़ था, ताकि इन फ्यूचर ये चीज़ ना हो और आवाम के सामने पता लगे कि किस तरीके से ये धांधली होती है। बहुत सारी ऑब्जर्वेशन भी आई आपके सामने है, लेकिन जारी बात है वही है ना, मैं ना मानू वाली बात कि वो कहते हैं, चूँकि अब चूँकि कमीशन की यही रिपोर्ट होती है कि वो कहते थे हमारे हक में, तो जितनी दर्जनों जो ऑब्जर्वेशन आई थी वो तो हक में नहीं थे, वो खिलाफ है उनको, वो कहते नहीं जी वो तो ये था, तो ओवरऑल उन्होंने ये कह दिया, तो इस फिक्रे में अपने को पकड़ लिया। अब इमरान खान साहब जो बात करते हैं उस पर पैरा देते हैं। इमरान खान साहब ही वही लीडर हैं जिनकी KPK में हुकूमत थी, जब देखें उस वक्त मरकज़ में हुकूमत नहीं थी और KPK में इस तरह की ओवरवेलमिंग मेजोरिटी नहीं थी, तो वहाँ पे तकरीबन 20 के करीब जो लोग हैं उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की खराब वर्जी की, उन्होंने पैसे लिए और वोट दिए। और देखे ना, यहाँ तक इमरान खान साहब कह रहे मुझे पता नहीं 5 करोड़ की गालबन इस तरह उन्होंने कहा कि ऑफर हुई, तो ये हालत थी लोग। तो उनके बंदों ने अगर वो काम किया, हॉर्स ट्रेडिंग वो शामिल हुए, तो बेनिफिशरी थे। तो हर बंदा परेशान था कि इमरान खान साहब उनके खिलाफ एक्शन लेंगे तो KPK में उनकी हुकूमत ख़त्म हो सकती है। लेकिन इमरान खान साहब ने असूलों पर समझौता नहीं किया, सौदेबाजी नहीं की। उन्होंने जो कहा अमन उसका मुजाहरा है कि उन लोगों को पार्टी से निकाल दिया, बावजूद इसके कि उनको खतरा भी था कि हुकूमत उनकी गिर सकती थी, लेकिन उन्होंने उस पर स्टैंड लिया। अब अभी जो सैंड के मामले हुआ था, इन्होंने कहा PTI और जो PMLN पीपल पार्टी के हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन वही है ना, ये कॉलो फिर इंतजार है। ऐसे ही जैसे मौलाना साहब ने कहा कि हम इस्तीफ़ा लेके जाएंगे, वो अब इन्होंने कहा हम इस्तीफ़े देंगे, 31 दिसंबर तक इकट्ठे हो गए, 31 जनवरी तक, फिर लॉन्ग मार्च, सारी सैंड में इलेक्शन में हिस्सा ले नहीं गएंगे, ज़मीनी में नहीं लेंगे, वो सारी चीज़ें उल्टी हो गई। अब इमरान खान साहब ने क्या किया और बड़ा ज़बरदस्त काम किया, 2 काम उन्होंने ज़बरदस्त किए। एक तो उन्होंने कहा है कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए कि ताकि पता लगे कि कौन बंदा किसको वोट दे रहा है। अब इसके अंदर जो हमेशा के लिए हॉर्स ट्रेडिंग और जो पैसों वाला जो खेल है वो ख़त्म हो जाएगा, हमेशा के लिए बाप बंद हो जाएगा। खरीदो फरोख्त का सिलसिला छांगा मांगा दोबारा, हॉर्स ट्रेडिंग ब्रीफ के जो सियासत है ये ख़त्म हो जाएगी। अगर बात की जाए इसका नेट से अगर देखा जाए कि फ़ायदा या नुकसान, तो अगर बात की जाए सीक्रेट बैलेट से, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है मौजूदा हुकूमत को। वो कैसे? हमने माजी में देखा और बहुत सारे वाक़यात का मैं गवाह हूँ, विटनेस हूँ, मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ एविडेंस। वो ये है कि अगर मौजूदा हुकूमत और ख़ास तौर पे वो हुकूमत जिसकी पंजाब में भी हुकूमत हो, वो पार्टी, और मरकज़ में भी हुकूमत हो, वो सिर्फ एक टेलीफोन कॉल कर दे या बुला के पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को और IG को या अपने चीफ मिनिस्टर को कह दे, जो मैं आपको, और इस तरह फेडरल सेक्रेटरी या पंजाब के डिप्टी कमिश्नर को, KPK को, या बलूचिस्तान में उनकी जो हुकूमत है वहाँ पे, या मरकज़ के वाले से सिर्फ पुलिस के ज़िली सरबराहों को और डिप्टी कमिश्नर को ये कह दें, और एंटी करप्शन और FIA और NAB चले उनके नहीं बराह रास्त मुताबिक, लेकिन फाइनेंस को ऑटोनमस नहीं है, उसमें मे भी कमज़ोरी हो सकती है उसकी। इस पर भी मैं हमेशा कहता हूँ कि फाइनेंशियल ऑटोनमी भी होनी चाहिए जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के, तब NAB को हम इंडिपेंडेंट प्रॉपर कह सकते हैं। वैसे अब तो है, लेकिन फाइनेंशियली जो कमज़ोरी है उनकी, ये जो है लाइन, ये भी उसके पास होनी चाहिए ताकि फुली इंडिपेंडेंट हो। अब मामला ये है कि यहाँ पे अगर वो सिर्फ कह दें कि जनाब इनके बारे में ऑलरेडी स्पेशल ब्रांच, IB, दीगर इदारों के पास रिपोर्टें हैं, अभी तो सामने आ रही हैं चीज़ें, आप देखें ना 36 रहनुमा लेगी और 210 अरब की ओवरऑल प्रॉपर्टी की, और उसके अंदर कब्जे सारे लैंड ग्रैबिंग के, तो वो ये कह दिया जाए कि जनाब उनको आप बुला के तो उनकी जो फाइलें अमालना में दिखा दें कि तुसी जनाब दसो भी हुण थाने जाना, पंजाबी की मिसाल है, या जनाब है काम करना। तो हर जो MP है या जो भी इलेक्टोरल कॉलेज के लोग हैं, वो जिस पार्टी से भी तल्लक रखते हैं, ज़ाहिर बात है PTI से हट के वो हाथों पाँव के अंगूठे पे लगा देंगे कि हम जनाब वोट जिधर कहते हैं हम देते हैं, सिर्फ खुदा के लिए। अगर ये चीज़ रुक जाए या ये तहरीक ना करें, या ये अगर नहीं पता था तो ये जिनको
उनको पता दिखा दी जाए चीज़, तो वो जनाब बड़े आराम से अपनी जान बचाने के लिए वो वोट देंगे। जैसे जस्ट लाइक एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर खोखर पैलेस की बात की जाए, जो कि अभी पैलेस तो नहीं गिरा, चले इधर उधर थोड़ी बहुत चल रही चीज़ें, अगर मलिक साहब अफजल खोखर जो बड़ी बातें कर रहे हैं, या शफी चले वो नहीं है इलेक्टेड, ठीक है, वो पार्टी नून लीग को उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, श्योरिटी दी, सब कुछ दिया, मैं ऑफ द रिकॉर्ड एक बात करता हूँ, और वो जो लॉजिकली बात है, उनको अगर ये कहा जाए कि अरबों रुपए का जो आपका लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट अगर ऑफर ऐसे करे, ऑफ द रिकॉर्ड ही होती है मैं ऐसे दे, तो ठीक है, ये केस हम जिस तरह नैब करता है मैच फिक्सिंग या FI करते रहे माजी में, आर्म ट्विस्टिंग के लिए यूज़ भी किया जाता रहा और सारा वफादारी की तब्दील, कि जनाब ठीक है, हम ये जो होना था, जिस तरह पहले भी 18 के बाद सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बावजूद अदारों की मिले भगत की वजह से आपके रोकी चीज़ें, तो अभी भी ये ठीक है रुक जाएंगी, तो वो क्या कहेंगे, नहीं जी उसके बावजूद हम वोट नहीं देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो घाटे का सौदा करेंगे, वो दे देंगे वोट। अगर खुफिया रायशुमारी की मैं बात कर रहा हूँ ना, अगर सीक्रेट बैल्टिंग की बात हो, तो वो तो चाहेंगे कि हमें अरबों रुपए का फ़ायदा हो रहा है, केस भी ख़त्म हो रहे हैं, तो मरियम साहबा को या नवाज शरीफ या शहबाज से हमें क्या मिलेगा? अब वो तो हम पहले भी इतने पैसे दिए हैं पार्टी फंड, और उसके बदले में चले ठीक है मल्टीपल हमने फ़ायदे, तो फौरी फ़ायदे वाली बंदा बात सोचता है, तो ये भी हुकूमत को फ़ायदा हो सकता है ओपन अगर शो ऑफ हैंड ना करें तो। दूसरी बात, जिस तरह डिप्टी कमिश्नर DPO वगैरह या CCPO या CPO जो भी सरबराह हैं दिल्ली पुलिस के या RPO, वो अगर कहें उनको रिस्पेक्टिव जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर अरकान को कि जनाब आप बताएं भी क्या कौन सी ऑप्शन चूज़ करेंगे, तो वो जारी बात है वो तो इससे तो आराम से। हाँ, तीसरी चीज़ ऑप्शन एक और है कि चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर या जो भी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज के हैं या जो भी लोग हैं, मतलब यानी जो रिस्पेक्टिव जो भी इदारे हैं जो उनके हेड हैं, वो ये कहें कि अपने अरकान असम्बली को जनाब जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर हैं कि जनाब आप अपने डेवलपमेंट फ़ंड दें, और सरकारी ख़जाने से उनको डेवलपमेंट फ़ंड ब्राइब, यानी उनको बतौर ब्राइब ही हम कहेंगे ना, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मैं इलेक्शन दोबारा जीतूँ, और जीतने के लिए उसको काम अगर करेगा और जीतेगा तो वो उनकी कमज़ोरी बन जाती है। वो ब्राइब इसलिए मैं कह रहा हूँ, वैसे भी उसमें चले कमीशन परसेंटेज तो वो मिलता ही है जो उनका हिस्सा बढ़ता होता है, तो वो उनको कहेंगे ये भी आपको दे देते हैं, तो उस पर भी गवर्नमेंट का कोई खर्चा नहीं आएगा। तो लिहाजा इस तरीके से PTI को अगर शो ऑफ हैंड की यानी तरमीम नहीं करती तो बहुत सारे फ़वायद हो सकते हैं, और मतलूबा जो नताइज हम एक्सपेक्ट करें उससे बहुत ज़्यादा सीटें वो ले सकते हैं सेनेट के अंदर। अब वो करने की बजाय इमरान खान साहब ने उल्टा काम किया है, यानी ये मुश्किल है ना, ये हुकूमत के लिए खिलाफ बात जाती है, क्योंकि उसके पास रिसोर्स सारी चीज़ें कर सकती है बगैर पैसे खर्चे। उन्होंने क्या किया कि शो ऑफ हैंड के जरिए, अब जो अपोजिशन है वो तो पहले तो IB की सीक्रेट फंड इस्तेमाल हो जाता था, इधर उधर से निकाल दिया, डेवलपमेंट फंड वही चीज़ें, यही टूल वो इस्तेमाल कर सकते थे। अब तो उनके पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो वो पैसे इतने दे भी नहीं सकते, तो उनका तो शो ऑफ हैंड जो है उसके ज़रिए उनको फ़ायदा है, और नून लीग जो मौजूदा हुकूमत है उसको नुकसान है। लिहाजा उसके बावजूद इमरान खान साहब ने अपना नुकसान होने के बावजूद, एतमाल होने के बावजूद, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत को हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद करने के लिए कड़वा घूंट भरा है। दूसरी बात यह है कि आवाम के सामने इनको एक्सपोज करने के लिए, अगर करेंगे अपोज तो होंगे आवाम में, जो बाबर साहब ने कहा ना आवाम ने एक्सपोज, तो इनके कॉलो फॉल में इंतजार भी सामने आ जाएगी। एक तरफ बात करते हैं कि हम चांगा उसके खिलाफ हैं आउटस्टैंडिंग ब्रीफ केस वाला, दूसरी तरफ ये उसको अगर सपोर्ट नहीं करते तो अंडरस्टूड बात। दूसरी बात जो अहम बात, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके बारे में ये हमेशा कहते हैं कि जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अरबों डॉलर भेजते हैं हमें पाकिस्तान को, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ओवरसीज़ हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना वो मेरे से ज़्यादा मुहिब वतन है, वो मेरे से, मैं तो अपने दावा कर सकता हूँ हर पाकिस्तानी से ज़्यादा इवन के वो मुहिब वतन है। उसकी मिसाल ये है कि वहाँ पे वो कमाता है, और उसके बावजूद पाकिस्तान अगर उसको कुछ दिया होता, यहाँ के उसके लिए इन्वायरमेंट होती तो यहाँ रहता, वो बेचारा वहाँ पे खाता है, किसी तरीके से भी पहुँचता है, जिस तरह भी हुनरमंद है, नहीं है तो वहाँ पे कमा के तो पाकिस्तान अरबों डॉलर हमें भेजता है। क्या उस बंदे का हक ये भी नहीं है कि हम उसको वोट का राइट भी ना दें, और उसको हम ये भी ना कहें कि वो असम्बली का या हमारे जो ईवान का मेंबर बन सकता हो, या उसको मिनिस्टर या कलमदान को ना दिया जाए? क्यों भाई, क्या उसकी हुब्बल वतनी हमसे कम है? वो कई गुना ज़्यादा हमसे। क्या हम किसी को बाहर भेज सकते हैं कि कमाएं इधर और बाहर भेजें किसी को? वो बंदा जो है वो तो सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने पेट पे पत्थर बांध के मुल्क को सपोर्ट कर रहा है, इंजेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से हमारी इकॉनमी चल रही है, हमारा मुल्क चल रहा है, हमारा खजाना चल रहा है, अरबों डॉलर हमें भेज रहा है, हर हालात में भेज रहा है, और जब ज़्यादा हालात ख़राब हैं कोरोना में वो ज़्यादा भेज रहे हैं पैसे उल्टा।
इस हद तक वो कमिटेड है, पैट्रियोटिक है। तो क्या उनको हम राइट ना दें? उनको राइट मिलना चाहिए। और हर जमात ये कहती रही है, सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह की चीज़ें चली। अब उसके पहले हालांकि इसका भी नुकसान नेट शेल जो है किसको है, वो मौजूदा हुकूमत को, इमरान खान को। क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर ये भी ताना होता है कि जनाब जो नेशनल फॉरेन नेशनल है, जिस तरह वाडा साहब का मामला है, जुल्फ़ी बुखारी की बात आती है, और लोग मुख्तलिफ बहुत सारे ओहदों पे हैं, कोई इदारों में, कोई बशीर, कोई स्पेशल असिस्टेंट, कोई बाहर मुख्तलिफ अहम इदारों के ऊपर, एंड जो कॉरपोरेट जो सेक्टर उसके हैं, एंटीज प्राइवेट पब्लिक जो उसकी हैं, मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के, जो सेमी गवर्नमेंट के जिस तरह इदारे टर्न, उसके हवाले से जो उनकी अहम जिम्मेदारी, तो उसके ऊपर ये बात की, जिस तरह गवर्नर स्टेट बैंक, उनकी नेशनलिटी के ऊपर बात की जाती है कि जनाब डुअल नेशनल है, ये है, वो है। अब एम्बिग्विटी ये है कि इस वक्त एक उभाम है डुअल नेशनलिटी के हवाले से। इमरान खान साहब उल्टा एक दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, जो कि सबसे पहले उनके बंदे इफेक्ट होंगे, जो कि डुअल नेशनल है। क्योंकि अगर आज ये कानून आ जाता है तो उसके बाद कल इलेक्शन हो जाते हैं, परसों इलेक्शन हो जाते हैं, जब भी होते हैं, या कोई ऐसा पब्लिक ऑफिस होल्डर का जो मामला उठेगा, अगर बाद में कहते हैं जो फायद जब से भी होता है, कम अज़ कम उस वक्त से लागू होगा ना, या अगले इलेक्शन में, तो वो बंदा, उनका अगर बंदा डुअल नेशनल है, तो वो इलेक्शन में अगर पार्टिसिपेट करेगा, तो जाहिर बात है दो सूरतें हैं। अगर वो कामयाब हो जाएगा तो उसको कानून की वजह से पाबंद हो जाएगा नेशनलिटी छोड़ने पर, ठीक है। और अगर वो नाकाम हो जाएगा, तो ये जो ये कह रहे हैं ना कि अपोजिशन उल्टा कह रही है कि जनाब ये क्या तरीका है कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी आपको फीड कर रहा है, इंजेक्ट कर रहा है, इकॉनमी आपको उठा रहा है, और ट्रेंच माफिया के खिलाफ उसने पाकिस्तान आगे लड़ने के लिए आ रहा है, तो उसको आप हरा देते हैं। वो हार जाता है पहली दफ़ा, क्योंकि इतनी तो माफिया है यहाँ पे, तो ट्रेंच है, उसको हरा देते हैं आप। तो उसके साथ तो बहुत बड़ा जुल्म है कि वो हार भी जाता है, और उसकी वो नेशनलिटी पहले ही वो अपनी छोड़ दे, वो कर दे, गिव अप कर ले। तो वो तो ना इधर का रहा ना उधर का रहा, हमने तो उसको नुकसान किया, पाकिस्तान का नुकसान भी किया, उस बंदे के साथ भी जुल्म किया। तो ये तो इमरान खान साहब की बात ठीक है कि जब वो जीत जाएगा तो वो जाहिर बात है दो ही सूरतें उसके पास ऑप्शन होंगी, या वो उहदा उसके पास रहेगा या नेशनलिटी रहेगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये दोनों वो चीज़ें हैं कि इमरान खान साहब ने ऐसा एक स्मार्ट मूव की है, अपोजिशन इसकी मुखालफत करेंगी, तो जो ओवरसीज़ वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को ज़्यादा वोट देते हैं, तो थोड़े बहुत जो इनके दावेदार हैं कि हमें भी मिलते हैं, तो वो भी मेरा ख्याल इनको नहीं देंगे, ये मामला। दूसरा, ये पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। देखिए उन्होंने बड़ा अच्छा ज़बरदस्त काम किया, उन्हें तरमीम की, बावजूद कि उनको पता है कि अक्सरियत नहीं है, ठीक है। अब बात होगी कि आप कहेंगे ये पास कैसे हो जाएगा। अगर 40 का बिल पास हो जाता है इसी सिनारियो में, तो ये भी पास होने में कोई ऐसा मजाका नहीं है। और दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी गवर्नमेंट गई हुई है ओपिनियन के लिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला ये है, गवर्नमेंट वापस कह दीजिए, सुप्रीम मामला ये है कि अल्टीमेट लेजिस्लेशन हो जाती है। तो अभी तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसी लेजिस्लेशन नहीं है कोई भी कि जो जिस एनवायरनमेंट में पास हुई हो, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया हो, ठीक है, ऐसी कोई लेजिस्लेशन नहीं है। तो मुश्तरका ईवान का इजलास भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जाहिर बात है एक कौमी मफाद का मामला है, वो पास है, हो जाता है जिस तरह पहले हुआ। उसको मैक्सिमम तो आप चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में, सुप्रीम कोर्ट तो पहले ऑब्जर्वेशन इस तरह की मैं गालबन अगर गलती नहीं तो दे चुकी, उसने कहा इसमें गलत किया है, ठीक है। तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट गई है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको सेट असाइड तो नहीं करेगी। सेट असाइड ऐसी चीज़ को कि जो लॉ बन गया है, तो आप माजी में जब मिसाल नहीं है तो क्या, और उसमें गलत बात किया है, वही फिर बात है, लोग स्टैंड आई किया है वहाँ पर जो अपोजिशन का, तो मज़ीद एक्सपोज होगी जाके। तो अब ये बात है कि जो किस तरीके से इमरान खान साहब और उनके जो तजर्बाकार, जिनको ना तजर्बाकार कहते हैं इमरान खान साहब को, और उनके जो साथियों ने किस तरीके से अब इनको घेरा है कि अब ये वो कहते हैं मरता क्या ना करता। तो मेरा ख्याल है अब 100 जूते और 100 प्याज खाएं, या 100 जुतियाँ और 100 गंढे खाओ, ये तो मामला जड़ा ना, ये तो मामला अब होगा कि रहेगा। मेरी ज़ाहिर बात है इसमें कुछ भी हो सकता है, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, ना मुझे ऐसे इल्म नजूम है, ना हमें बात करनी चाहिए। लेकिन ये मैंने जो फैक्ट्स की बात भी की कि पहले अगर हुआ है तो अब होने में इसमें कुछ छंबे वाली क्या बात है। और हुकूमत जो है अभी तक तमाम आइनी तरीके इस्तेमाल कर रही है। मौजूदा हुकूमत से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता, और ये उनकी जो टीम है काबल, कि कोई गैर आइनी इकदाम करेंगे। वो आइनी तरीके से जो भी करेंगे और उस हवाले से जो भी वो अपनी फार्मेलिटी से पूरी करेंगे। और अगर ऐसी लेजिस्लेशन हो जाती है अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद, और दूसरी एक और बात भी, ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, अपोजिशन किधर जाएगी बेचारी, क्या कर लेगी। बस आप समझते हैं, आपको
अगर 96 बंदे गायब हो सकते हैं तो इधर भी अब सारे मामला इधर उधर अलाइनमेंट जो भी होंगी ये हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और। तो लिहाजा ये मामला जो है आप देखेंगे कि इसमें मेरा ख्याल है कि हुकूमत इसमें सुरखरू होगी, ठीक है, और ये जो है हक का बोलबाला होगा और झूठों का, और 2 नंबर जो लोग हैं जिस तरह कोलो फेर में जिनके तजाद है उनका लगता ये है मुझे कि मुंह काला होगा। मेरी बात गलत भी हो सकती है, फैसला आपने करना है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।